अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आपको फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के कनेक्टेड क्लासरूम में खुश आमदीद कहता हूँ। आज जो हम लेक्चर पढ़ेंगे वो चैप्टर 12 होगा, केमिस्ट्री 9th ग्रेड। उसमें कुछ टॉपिक आपके सामने लिखे हुए हैं जो हम आज लेक्चर में कवर करेंगे। जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने चैप्टर 11 को वाइंड अप किया था और उसकी एक्सरसाइज जो थी वो आपके ज़िम्मे लगाई थी। वो इसी का काउंटर पार्ट था एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, जो कि हमने एयर को कंसिडर किया था और एयर को हमने पढ़ा था, पोल्यूटेंट्स, उसको ठीक करने के तरीके, वट एवर जो भी हमने उस चैप्टर के अंदर सीखा था। होप्स हो कि आपकी जो क्वेरीज़ हैं वो अभी तक सॉल्व हो गई होंगी और आपने उसके ऊपर वर्क किया होगा। सबसे पहला टॉपिक जो हम पढ़ेंगे, जैसे कि आपने देखा है कि वाटर, तो ये सारा चैप्टर बेस करेगा वाटर के ऊपर। सबसे पहला जो इसका है प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर, कि पानी की जो खसूसियात हैं वो कैसी होती हैं, इसकी फ़िज़िकल खसूसियात हमने डिस्कस करनी है। उसके बाद एक्टिविटी 12.1 डिटेक्शन ऑफ वाटर, क्या कोई हमारे पास ऐसा केमिकल है जिससे हम वाटर को डिटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद 12.2 टेस्टिंग प्योरिटी ऑफ वाटर, पहले हम इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है उससे हम इसका जो प्योरिटी है वो चेक करेंगे। उसके बाद टेस्टिंग प्योरिटी ऑफ वाटर बाय बॉइलिंग, बॉइलिंग मेथड से हम इसकी प्योरिटी को चेक करेंगे। उसके बाद जो है 12.2.1 वाटर एज अ सॉल्वेंट, पानी जो है एक मुहल्लिल के चीज़ों को अपने अंदर हल कर सकता है या नहीं, इसको हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कंसिडर करते हैं। उसके बाद क्वालिटी ऑफ वाटर, कि पानी की जो क्वालिटी है क्या ये पीने के लायक है या हाउस होल्ड के काबिल है भी या नहीं है। जब हम पानी इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी क्वालिटी कैसे है, प्योर वाटर है या इम्प्योर है। उसके बाद जो लास्ट में हम पढ़ेंगे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ नेचुरल वाटर, जो कुदरती ज़राए से हम हासिल करते हैं पानी, कुएँ का पानी है, चश्मे का पानी है, वो पानी उसके फ़ायदे हैं या नुकसानात हैं, वो आज के लेक्चर में हम सीखेंगे। आप अपने बुक है उसका चैप्टर जो है वो निकालेंगे, चैप्टर एनवायरमेंटल केमिस्ट्री आपके सामने बुक का जो टाइटल पेज है वो सामने मौजूद है। इसमें हम जो SLO कवर करेंगे, सबसे पहले है इन्वेस्टिगेट केमिकल टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ वाटर यूजिंग एनहाइड्रस कॉपर 2 सल्फेट। उसके बाद टेस्ट SLO नंबर 2 है, उसमें भी हमने एक टेस्ट पढ़ना है। जैसे मैंने आपको आज के जो टॉपिक्स थे वो समझाया कि एक्सप्लेन हाउ द टेस्ट द प्योरिटी ऑफ वाटर यूजिंग मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। दो टेस्ट हम यहाँ पे करेंगे जिसमें हम मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के थ्रू पानी की प्योरिटी को चेक करेंगे। तीसरा जो है वो आज हमने नहीं करना, 2 SLO जो हैं हमारे इस लेक्चर के अंदर कवर होंगे। और उसके बाद कुछ चौथा जो है स्टेट द वाटर फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज में कंटेन यूजफुल एंड हार्मफुल सब्सटेंसेस, सम एग्जांपल इंक्लूड डिजॉल्व ऑक्सीजन, मेटल कंपाउंड्स, प्लास्टिक, सेवेज, हार्मफुल माइक्रोब्स। कुछ जो चीज़ें हैं जो नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर है उसके अंदर डिज़ोल्व होती हैं, क्या वो हमारे लिए फ़ायदा मंद हैं या नुकसानदेह हैं। तो हाँ, 3 जो SLO हैं वो आप नोट कर लें इस लेक्चर के लिए। SLO नंबर 1 आप सीखेंगे, SLO नंबर 2 और SLO नंबर 4 जो है आज के लेक्चर में इंक्लूड होगा। तो मूव करते हैं हम लेसन की तरफ। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में आ जाएं कि आप जो है पानी, घर में इस्तेमाल होने वाला पानी कहाँ कहाँ से हासिल कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी गई हैं कि आप जो घर, या ये जो पैराग्राफ है पेज नंबर 166 के ऊपर मौजूद है, इसको सामने रखें जहाँ पे इंट्रोडक्शन है। मैं यहाँ से 167 के ऊपर है इंट्रोडक्शन, कि आप घरों में किचन या बाथरूम में आपका पानी कहाँ से आता है। उसके बाद इसके लिए डिफरेंट सोर्सेज हो सकते हैं, जैसे मैंने बताया है उसकी क्वालिटीज़ भी डिफरेंट हो सकती हैं। क्या आप जो घरों में पानी इस्तेमाल करते हैं उसका कोई कलर होता है? आप जो, मैं ये क्वेश्चनिंग वगैरह यहाँ पे ये बुक वाला कर रहा है, मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ और आप जहन में इमेजिनेशन क्रिएट करें। क्या जो आप पानी घरों में इस्तेमाल करते हैं इसका कोई कलर हो सकता है? क्या इसकी कोई टेस्ट बैड हो सकती है, टेस्ट चेंज हो सकता है, अनप्लीजेंट स्मेल, क्या कभी आपने पानी पिया हो और उसकी स्मेल ठीक ना हो, आपको पानी पीने के दौरान स्मेल आ रही हो। उसके बाद when you wake up in the morning, what do? You brush your teeth, take a shower, flush the toilet. What happened to the water flowing off of the drain? Can you reuse this water? Sewage is often poured into open gutters and allowed to flow directly into streams.
अगर सुबह उठते हैं, आप वॉशरूम यूज़ करते हैं, पानी इस्तेमाल करते हैं, क्या आपने कभी सोचा है कि क्या इस पानी को हम दोबारा काबिल इस्तेमाल बना सकते हैं? क्योंकि आने वाले वक्तों में पानी जो है उसका लेवल लो से लो होता जा रहा है। ठीक है, तो क्या आपके माइंड में कभी आया है कि क्या हम इस पानी को काबिल इस्तेमाल बना सकते हैं? और दूसरा पॉइंट, क्या ये इस्तेमाल शुदा पानी जो गटरों का है, नालियों का गंदा पानी है, ये जाता कहाँ है? आपके जो गटर लाइन से पानी आउट हो गया, नालियों में चला गया, ड्रेन्स के अंदर चला गया, वहाँ से जाता कहाँ है? करीबी स्ट्रीम्स के अंदर जाएगा, नदी नालों में जाएगा, वहाँ से होता हुआ ये दरियाओं में, दरियाओं से फिर समुद्रों में। फिर इससे होगा क्या? उसके बाद है रिवर्स एंड ओशन। दिस प्रैक्टिस सेपरेट डिजीज़ एंड थ्रेटन एक्वेटिक लाइफ। दिस विल बिकम क्लियर इन दिस चैप्टर। अच्छा, ये जो जब चला गया नदी नालों में तो वहाँ पे एक्वेटिक लाइफ होगी। एक्वेटिक लाइफ हम किसे कहते हैं? ऐसी लिविंग थिंग्स जो कि पानी के अंदर रहती है, उनके लिए ख़तरे का बायस हो सकती हैं, क्योंकि इनके अंदर तरह तरह के केमिकल्स होते हैं जो कि इनके सर्वाइवल के लिए ख़तरनाक हो सकते हैं। उसके बाद डिज़ीज़ काजिंग बैक्टीरिया, तरह तरह के डिज़ीज़ काजिंग जर्म्स हो सकते हैं। अब हम इस चैप्टर में ये सीखेंगे कि वाटर फ्रॉम बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सोर्सेज ऑफन रिक्वायर ट्रीटमेंट टू इंश्योर इट इज़ क्लीन एंड सेफ़। सबसे पहले अगर आपने इस वाटर को नदी नालों में बहाना ही है तो सबसे पहले ज़रूरत ये है, चाहे वो पब्लिक सोर्सेज से गंदा पानी आ रहा है या किसी और सोर्स से आ रहा है, फैक्ट्रियों से आ रहा है, घरों का गंदा पानी है या फिर दोनों में गंदे मवाद शामिल होते हैं, तो उसको नदी नालों में फेंकने से पहले एक रिक्वायरमेंट ज़रूरत होती है, रिक्वायर होती है कि आप उसको क्या करें, पानी को साफ़ करें पहले। ठीक है, तो ये इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि पानी सबसे पहले नेचुरल सोर्सेज से होता है, वो उसमें कौन कौन से ऐसे केमिकल शामिल होते हैं जो हमारे लिए फ़ायदेमंद भी हैं और नुकसानदेह भी हैं। सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर के ऊपर जाते हैं। तो पानी जो है इस कुराए अर्ज़ के ऊपर एक वाहिद चीज़ है जो 3 डिफरेंट स्टेट्स के अंदर मौजूद होता है। सबसे पहले लिक्विड में मौजूद होगा और उसके बाद इस बोर्ड पे आ जाए, इसको मैं ज़रा कोलैबोरेट कर देता हूँ। वाटर, इसका जो फार्मूला होगा H2O, इसका अगर फार्मूला देखें तो सबसे पहले जो सेंटर में ऑक्सीजन होता है, इसके आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे, 1 2 हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे लगा देते हैं, और 2 यहाँ पे लगा देते हैं। हाइड्रोजन जो है इसके साथ बॉन्ड करेगा, यहाँ पे बॉन्ड करेगा, ये सिंगल बॉन्ड बन गया, ये सिंगल बॉन्ड बन गया। इसको अगर हम मज़ीद एलेबरेट करें तो वाटर का जो स्ट्रक्चर होता है H2O, और यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं इनको हम क्या कहते हैं, दीज आर लोन पेयर। तो ये वाटर का स्ट्रक्चर है H2O। ये वाहिद ऐसा एलिमेंट, कंपाउंड कह सकते हैं, मॉलिक्यूल कह सकते हैं, जो 3 डिफरेंट स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करता है। सबसे पहला जो है यहाँ पे लिक्विड के अंदर रहेगा, लिक्विड वाटर H2O। इसके साथ हम क्या लिखेंगे, स्मॉल l। इसके साथ अगर हम सॉलिड का केस पढ़ते हैं तो क्या हो जाएगा, आइस, और ये भी H2O है, लेकिन इसका जो स्टेट्स ऑफ मैटर है वो क्या हो जाएगा, सॉलिड। अगर इसको हम हॉट स्टीम में ले जाते हैं तो स्टीम, भाप। अगर ये वेपर्स में चला जाता है तो H2O ही रहेगा, लेकिन स्टेट ऑफ मैटर जो है वो चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे पानी जो है ऐसा वाहिद केमिकल है इस कुरे अर्ज़ के ऊपर जो 3 डिफरेंट स्टेट्स के अंदर एग्जिस्ट करता है। उसके बाद जो इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं उसको अगर हम देखें, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर फिज़िकल प्रॉपर्टी से क्या मुराद है कि पानी सबसे पहले इसका ये टेस्ट लेस होगा, इसका कोई टेस्ट नहीं होगा, दिस इज टेस्ट लेस। ठीक है, उसके बाद ओडोर लेस, स्मेल इसकी नहीं होगी, ओडोर लेस। ठीक है, उसके बाद अगर इसको देखा जाए इसका कोई कलर नहीं होगा,
कलरलेस। इसको अगर हम लिखें तो इसको हम लिख सकते हैं ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट कौन सी चीज़ होती है जिसके आर पार आप देख सकते हैं, ऐसा गिलास जिसके आस पास आप उसको देख सकते हैं, इसको हम क्या कहेंगे, ट्रांसपेरेंट। उसके बाद इसका जो बॉइलिंग टेम्परेचर होता है ये बॉयल्स एट, अगर इसको हम हीट दें तो ये क्या करता है 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर बॉयल करना शुरू कर देता है। अगर इसको हम टेम्परेचर इसका डाउन करेंगे तो ये फ्रीजेस एट 0 डिग्री सेल्सियस के 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ये फ्रीज करना शुरू कर देता है। यहाँ पे क्वेश्चन भी हो सकता है कि राइट डाउन, यहाँ पे एक क्वेश्चन भी हो सकता है राइट डाउन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। तो ये क्वेश्चन भी आप साथ नोट कर सकते हैं कि पानी की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो 4-5 आपके सामने लिखी गई हैं। यहाँ से एक शॉर्ट क्वेश्चन भी हो सकता है। नेक्स्ट में हम एक्टिविटी की तरफ मूव करेंगे। पहले हम वहाँ से बुक से देख लेते हैं कि वो एक्टिविटी कौन सी है, फिर उसको एक्सप्लेन करते हैं। एक्टिविटी है 12.1। इसमें हम अगर देखें तो डिटेक्शन ऑफ वाटर विद एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट, इसमें मैंने ये एक्टिविटी शायद हमने लास्ट टाइम भी लेक्चर में पढ़ी हो किसी में, कि उसमें ये था कि डिटेक्शन ऑफ वाटर विद एनहाइड्रस कॉपर 2 सल्फेट। सबसे पहले आपके माइंड में ये आना चाहिए कि एनहाइड्रस कौन सा साल्ट होता है, ऐसा साल्ट जिसमें वाटर कंटेंट नहीं होगा, इंक्लूड नहीं होता, उसको हम एनहाइड्रस साल्ट कहते हैं। यहाँ पे एनहाइड्रस कॉपर 2 सल्फेट, इसका फार्मूला भी आप साथ नोट करें, CuSO4। यहाँ पे 2 इसलिए लिखा गया है क्योंकि जो कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 है। ये भी साथ नोट करें कि कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है, तो हम रोमन में यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉपर एनहाइड्रस कॉपर 2 सल्फेट या एनहाइड्रस 2 कॉपर सल्फेट। बेसिकली इसका नाम ये होना चाहिए था कि कॉपर के साथ यहाँ पे 2 आए, कॉपर 2 सल्फेट। ठीक है, अच्छा, इसके बाद है कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्टिविटी टू डिमॉन्स्ट्रेट एबिलिटी ऑफ कॉपर 2 सल्फेट टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ वाटर बाय ऑब्जर्विंग द रिएक्शन एंड कलर चेंज। सबसे पहले हमने इससे पता क्या लगाना है कि हम कॉपर 2 सल्फेट का साल्ट यूज़ करेंगे, तो इसमें क्या होगा कि जब वो वाटर कंटेंट को एब्जॉर्ब करेगा तो उसका कलर चेंज होना चाहिए। ये हम चेक करेंगे इस एक्टिविटी के थ्रू कि डिटेक्शन ऑफ वाटर, बेसिकली हम ऐसे साल्ट्स को जो कलर साल्ट्स होते हैं उससे ये चेक कर सकते हैं कि अगर जब उसमें वाटर का कंटेंट ऐड होता है तो वो अपना कलर चेंज करते हैं। ये जो एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट होगा इसका कलर वाइट होगा, जब ये वाटर कंटेंट को एब्जॉर्ब करेगा तो ये ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके स्टेप्स क्या हैं, आप बीकर यूज़ कर सकते हैं। हमने जो लास्ट टाइम एक्सपेरिमेंट किया था इक्विलिब्रियम के केस में, उसमें हमने सबसे पहले सिंपली एक टेस्ट ट्यूब यूज़ की थी और ड्रॉपर यूज़ किया था फॉर वाटर ड्रॉप्स। ठीक है, तो मटेरियल रिक्वायर्ड क्या है, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो आपको क्या चाहिए, एनहाइड्रस कॉपर 2 सल्फेट केमिकल चाहिए इन पाउडर फॉर्म, a dry test tube or small beaker, a pipette और spatula। ठीक है, ये पाइपेट 2 दफ़ा लिखा गया है। स्पैचुला कहते हैं चम्मच को, जो हम लैब में यूज़ करते हैं। स्मॉल स्पून, एक ख़ास किस्म का स्पून होता है लैब वर्क के लिए, जिसको हम स्पैचुला कंसिडर करते हैं, स्पैचुला कहते हैं। इसमें प्रोसीजर है, टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एनहाइड्रस 2 कॉपर सल्फेट विद स्पैचुला एंड प्लेस इट इन अ ड्राई टेस्ट ट्यूब और अ बीकर। Observe the initial state and appearance of anhydrous 2 copper sulfate powder before adding water. It should be white or off-white crystalline. उसके बाद स्टेप 3 है, carefully add a few drops of water to the anhydrous copper 2 sulfate powder in the container using a dropper or a pipette. Step number 4, observe the reaction when the water comes into contact with anhydrous copper 2 sulfate. A chemical reaction occurs. Copper sulfate reacts with water to form hydrated copper 2 sulfate, which is blue in color. Step number 5, observe and note the color change that occur. A white anhydrous copper sulfate
powder should turn light blue when reacted with water. This color change confirm the presence of water. इसको ज़रा मैं आपको बोर्ड पे भी समझाता हूँ कि ये स्टेप्स आपको क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं। होप्स हो कि आपको कुछ ना कुछ आइडिया हो गया होगा कि इस एक्टिविटी से हमने सीखना क्या है, हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। ठीक है, तो आए ज़रा ये जो है इसमें हमने करना क्या है, डिटेक्शन ऑफ वाटर। ये जो एक्टिविटी है डिटेक्शन ऑफ वाटर, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ अच्छा, उसके बाद विद द हेल्प ऑफ जो हम केमिकल यूज़ करेंगे वो क्या होगा, एनहाइड्रस कॉपर टू सल्फेट। एनहाइड्रस कॉपर टू सल्फेट। सबसे पहले यहाँ पे जो हम स्टार्ट लेंगे कि एक बीकर है या टेस्ट ट्यूब है। मैं यहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब लेता हूँ, आप टेस्ट ट्यूब के अंदर बीकर भी ले सकते हैं। बीकर लेते हैं तो ये आपका बीकर आ गया और इसके अंदर आपने क्या यूज़ करना है, एनहाइड्रस कॉपर टू सल्फेट। यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ ये कॉपर टू सल्फेट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कॉपर टू सल्फेट पाउडर स्टेट में पड़ा हुआ है। ये मैं वाइट कलर इसलिए कर रहा हूँ कि क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले जो कॉपर सल्फेट पाउडर स्टेट में होगा, एनहाइड्रस वो वाइट कलर में होगा, CuSO4 टू सल्फेट। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ इसको Cu2SO4 कॉपर सल्फेट एनहाइड्रस, और इसका कलर क्या होगा, वाइट कलर। ठीक है, अच्छा, इसके बाद जब आप इसको रख दिया, अब क्या होगा कि इसके अंदर आप ऐड करेंगे शुरू में आपने ऑब्ज़र्व करना है कि इसका कलर कैसे है। ऑब्ज़र्वेशन आपने लिखनी है। ठीक है, अब क्या होगा कि जब आप इसके अंदर ड्रॉपर से वाटर को ऐड करेंगे, ठीक हो गया, ड्रॉपर हो सकता है, आपका पाइपेट हो सकता है। इससे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप वाटर को ऐड करेंगे 1 by 1 H2O। जो आप वाटर को ऐड करेंगे, जो वाइट पाउडर था उसका कलर किस में चेंज हो जाएगा, इसमें यहाँ पे अगर आते हैं तो यहाँ से ये वाइट से कन्वर्ट होना शुरू होगा ब्लू के अंदर या लाइट ब्लू के अंदर। जब ये वाइट कॉपर सल्फेट ब्लू होना शुरू हुआ तो इसका मतलब है कि इसने वाटर को एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया है। यहाँ पे आप यहाँ तो हम इसको ऐड कर रहे हैं। अगर आपने लैब में या किसी ऐसी जगह से वाटर को या मॉइस्चर को डिटेक्ट करना है तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, कॉपर वाइट को ला सकते हैं और क्या होगा, अब इसके साथ कॉपर टू सल्फेट के साथ हम लिखेंगे .5H2O कि इसमें कॉपर टू सल्फेट के अंदर जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है वो भी ऐड हो रहे हैं। तो इस एक्टिविटी से हमने सीखा कि अगर हम वाइट जो इसकी कंक्लूजन होगी कि वाइट कॉपर टू सल्फेट, इसके अंदर जब हम ऐड करते हैं वाटर तो ये किस में चला जाता है, ब्लू कॉपर टू सल्फेट, और डॉट साथ अगर लिखें तो गलत नहीं होगा, .5H2O। अगर इसको हम रिवर्स लेके जाते हैं तो रिवर्स में क्या हो जाएगा कि यहाँ से अगर इसको हम हीट देते हैं, हीट से क्या होगा, -H2O। इसमें से जो वाटर कंटेंट है उसको हम रिमूव कर देते हैं तो क्या होगा कि जो ब्लू कॉपर सल्फेट है वो दोबारा से रिवर्स हो के वाइट कॉपर सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सिंपल सा टेस्ट है, सिंपल सी एक्टिविटी है। आप बीकर के अंदर, टेस्ट ट्यूब के अंदर वाइट कॉपर सल्फेट लेंगे
और इसके अंदर ड्रॉप बाय ड्रॉपर के ज़रिए वाटर को ऐड करेंगे। जो ही वाटर और एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट का रिएक्शन होगा तो उसको आपने ऑब्ज़र्व करना है, क्या कलर चेंज हो रहा है। अगर तो कलर चेंज हो रहा है तो इसका मतलब है कि वाइट कॉपर सल्फेट ने वाटर को एब्ज़ॉर्ब किया और उसका कलर वाइट से ब्लू के अंदर आ गया। ये एक्टिविटी थी जो अभी हमने डिटेक्शन ऑफ वाटर के लिए की। नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ मूव करते हैं 12.2 की तरफ। उससे पहले यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन भी नोट करवा देता हूँ, ये भी आप नोट कर लें। यहाँ पे हो सकता है कि एक्सप्लेन एन एक्सपेरिमेंट टू, ठीक है। यहाँ पे आगे आप साथ मिला लेंगे एक्सप्लेन एन एक्सपेरिमेंट टू डिटेक्ट वाटर विद द हेल्प ऑफ एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट, आर कैन यू डिटेक्ट वाटर विद द हेल्प ऑफ कॉपर सल्फेट, आर एक और सवाल भी हो सकता है कैन यू यूज़ कॉपर सल्फेट फॉर द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो ये 3 सवाल यहाँ से जनरेट हो सकते हैं एक एक्टिविटी से। एक क्वेश्चन में आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, इस तरह का सवाल आ सकता है, एक्टिविटी को एक्सप्लेन करें कि आप कॉपर सल्फेट से वाटर को डिटेक्ट कर सकते हैं। दूसरा ये हो सकता है कि आप कोई कैन यू यूज़, क्या आप कॉपर सल्फेट को यूज़ कर सकते हैं वाटर प्रेजेंस के लिए। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आप से पूछे जा सकते हैं। मूव करते हैं एक्टिविटी 2 की तरफ। अच्छा, नेक्स्ट है अच्छा, इसमें एक्टिविटी 12.2 है। अगर इसमें एक्टिविटी 2 से जाने से पहले सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं कि आप अगर लैब में ऐसा काम कर रहे होंगे तो आपने सबसे पहले क्या करना है कि कॉपर सल्फेट को एहतियात से इस्तेमाल करना है, इसको इनहेल नहीं करना, टॉक्सिक सब्सटेंस है। परफॉर्म दिस एक्टिविटी अंडर अडल्ट सुपरविजन, आप टीचर की मौजूदगी में ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। और उसके बाद ग्लव्स एंड सेफ्टी गॉगल्स, आप चश्मा यूज़ करें और ग्लव्स यूज़ करेंगे व्हेन द एक्टिविटी इज़ आवर, और उसके बाद अपने हाथ धोएंगे। ठीक है, लैब का यही उसूल है कि आप सेफ्टी प्रिकॉशंस को मद्देनज़र रखेंगे। उसके बाद एक्टिविटी 12.2 है, इसमें है कि टेस्टिंग द प्योरिटी ऑफ वाटर बाय डिटरमाइनिंग मेल्टिंग पॉइंट। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मेल्टिंग पॉइंट हम किसे कहते हैं। वो पॉइंट, वो टेम्परेचर जिस पे कोई सॉलिड जो है वो मेल्ट करना शुरू कर देता है। इसके लिए हम मेल्टिंग के लिए जाएंगे कि वाटर की जो स्टेट होगी वो सॉलिड होनी चाहिए। टेम्परेचर मेजर करने के लिए हमें एक डिवाइस चाहिए जो कि आप यहाँ पे देख लेंगे कि थर्मामीटर आपके पास होना चाहिए, बंसन बर्नर और स्पिरिट लैंप। उस आइस को मेल्ट करने के लिए हमें हीटिंग सोर्स भी चाहिए, आइस क्यूब और ट्राईपॉड स्टैंड। सबसे पहले आपके पास जो प्रोसीजर है इसका, मेक आइस क्यूब ऑफ सैंपल वाटर यूजिंग रेफ्रिजरेटर, fill the glass with ice cube, hang the thermometer in the ice cube making sure that its bulb is completely immersed iced and does not touch the bottom of beaker, कि वो बीकर के जो बॉटम है पैंदे को टच ना करे, सिर्फ आइस क्यूब तक रहे। उसके बाद place the beaker on the heat source using the stand, gradually heat the ice cube, record the temperature at which the ice begins to melt, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। ठीक है, इसको ज़रा डायग्राम से मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे हमने क्या करना है, चेकिंग द प्योरिटी ऑफ वाटर। पहला जो है हमने यहाँ पे इसको थ्रू मेल्टिंग, ठीक है। मेल्टिंग के लिए सबसे पहले हमने क्या करना है, एक ट्राईपॉड स्टैंड ले लेना है। इसके ऊपर हमने क्या रखना है, एक बीकर रख लेना है। यहाँ पे हमने एक बीकर रख लेना है। अच्छा, बीकर के अंदर हमने ग्लास रखना है। ग्लास को यहाँ पे एक चीज़
और इसके अंदर हमने आइस क्यूब्स रखने हैं। आइस क्यूब के अंदर हम क्या रखेंगे? थर्मामीटर। ये आपका आ गया थर्मामीटर, इसके ऊपर डिजिट्स लगे होते हैं, दिस इज थर्मामीटर। थर्मामीटर। अब क्या करेंगे, यहाँ पे आपने लैंप रख देना है, स्पिरिट लैंप अगर आप यूज़ करते हैं तो भी, और अगर आप बंसन बर्नर इस्तेमाल करते हैं तो भी यहाँ से फ्लेम निकलेगा जो इसको हीट अप करेगा। अब हीट होने से क्या होगा, ये आइस क्यूब स्टार्ट्स टू मेल्ट। ये जो आइस है ये पिघलना शुरू कर देगी। अब इसके लिए आप क्या करेंगे कि ये जो थर्मामीटर है इसको आपने देखना है कि इसकी रीडिंग क्या है, किस टेम्परेचर के ऊपर ये पिघलना शुरू करेगा। अगर तो ये 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर मेल्ट करना शुरू करता है तो इसका मतलब क्या होगा कि ये आइस जो है या वाटर सैंपल जो है वो प्योर है। अगर ये इससे ऊपर नीचे जाता है तो इससे आप क्या अंदाज़ा लगाएंगे कि जो आइस जहाँ से बनाई गई है, जो वाटर सैंपल है, वो प्योर नहीं है। तो इससे हम थ्रू मेल्टिंग ये चेक कर सकते हैं। अगर इसका मेल्टिंग टेम्परेचर 0 पे आता है तो इसका मतलब है कि ये प्योर होगा। अगर 0 के अलावा चला जाता है तो इसमें कुछ ना कुछ कंटेमिनेशन मौजूद होगी, इम्प्योरिटीज़ शामिल होंगी। नेक्स्ट एक्टिविटी 12.3 की तरफ मूव करते हैं। टेस्टिंग द प्योरिटी ऑफ वाटर बाय डिटरमाइनिंग द इट्स बॉइलिंग पॉइंट। ये सेम प्रोसेस है जो हमने एक्टिविटी 12.2 सीखी। इसमें क्या होगा कि जस्ट आपने क्या करना है कि जो आइस क्यूब्स हैं उसकी जगह आपने वाटर को यूज़ करना है, और वाटर को जब हीट अप करेंगे तो उसमें क्या होगा कि थर्मामीटर आपने यूज़ करना है लेकिन वो पैंदे को टच ना करे। सेम प्रीवियस एक्सरसाइज, आप वाटर को हीट करेंगे। हीट करने से क्या होगा कि पानी खोलना शुरू करेगा, बॉयल करेगा। बॉयल करने से आपका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ करेगा। एक टाइम आएगा जब आप देखेंगे कि जब पानी बॉयल करेगा तो उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 100 डिग्री सेल्सियस। अगर 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पानी बॉयल करता है तो इसका मतलब है कि जो सोर्स ऑफ वाटर आप यूज़ कर रहे हैं, जिस सोर्स से लिया गया है, वो सोर्स क्या है, प्योर वाटर का सोर्स है। अगर वो 100 डिग्री से ऊपर चला जाता है, कुछ उसमें कंटामिनेशन, कुछ टोटल डिज़ोल्व सॉलिड्स मौजूद होते हैं, तो उससे बॉइलिंग में फ़र्क आ सकता है, तो उस पानी को हम इम्प्योर वाटर कहेंगे। नेक्स्ट है वाटर एज अ सॉल्वेंट। यहाँ पे एक क्वेश्चन आप नोट कर सकते हैं कि डिस्कस वाटर एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। पानी को एक आलमगीर मुहल्लिल के तौर पे क्यों लेते हैं? मुहल्लिल मीन्स सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के लिए हम यूज़ करते हैं। वाटर इज़ अ गुड सॉल्वेंट एट dissolving substances. For this reason, natural water such as rainwater, groundwater is not pure water. As water fall through the atmosphere, it dissolves a little oxygen, nitrogen, carbon dioxide and dust particle. During thunderstorm, it dissolves nitric acid. Groundwater dissolves mineral from rock, soil as it move along or beneath earth's surface. Groundwater also dissolve many substances from decaying plants and animal. इस पैराग्राफ के अंदर पानी को सॉल्वेंट के तौर पे बताया गया है कि पानी हवा में मौजूद गैसेस को अपने अंदर डिज़ोल्व कर सकता है, डस्ट पार्टिकल और डिफरेंट गैसेस जो कि एसिड रेन में यूज़ होती हैं। उसके बाद अगर ये पानी ज़मीन पे आता है तो मिनरल्स को अपने अंदर डिज़ोल्व कर सकता है। लेकिन ये है कि जैसे हम घरों में यूज़ करते हैं, पानी ना हो तो हमारी ज़िंदगी जो है वो अज़ाब बन के रह जाए। खाने में, हर चीज़ के अंदर ये यूज़ होता है, चीज़ों को अपने अंदर डिज़ोल्व करता है। लेकिन क्या है कि ये पानी जो है ये पोलर सब्सटेंस है, ये तमाम पोलर चीज़ों को अपने अंदर डिज़ोल्व कर सकता है, नॉन पोलर चीज़ों को ये अपने अंदर डिज़ोल्व नहीं कर सकता। जैसे अगर हम पेट्रोल को पानी के अंदर डिज़ोल्व करना चाहें तो कभी नहीं होगा, पेंट को पानी के अंदर डिज़ोल्व करना चाहें तो कभी नहीं होगा। ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि नॉन पोलर हैं। यहाँ पे जितनी लिखी गई हैं ये तमाम पोलर चीज़ें होंगी जो कि पानी के अंदर डिज़ोल्व हो सकती हैं। पोलर वो चीज़ें होती हैं जिनके मालिक्यूल्स में इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपोनेंट मौजूद होता है और उन चीज़ों के अंदर पोल्स मौजूद होते हैं, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल
नेगेटिव, और या फिर वो आयनिक सब्सटेंस होना चाहिए जिसमें चार्जेस होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव। अब उसके बाद है क्वालिटी ऑफ वाटर फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज, कि हम अगर कुदरती ज़राए से पानी को हासिल करते हैं तो उसकी क्वालिटी कैसे हो सकती है। वाटर फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज सच एज लेक्स, स्टीम एंड अंडरग्राउंड रिवर्स कैन कंटेन मैनी डिजॉल्व सब्सटेंसेस कैन बी बेनिफिशियल और हार्मफुल। जैसे मैंने पहले बात की थी कि घरों से आप पानी वेस्ट वाटर जो है वो निकाल देते हैं, उसके अंदर तरह तरह के केमिकल्स शामिल होते हैं। अब हमें नहीं पता कि उसके अंदर वो हार्मफुल हो सकते हैं या बेनिफिशियल हो सकते हैं, दोनों चीज़ें उसके अंदर मौजूद हो सकती हैं। और हमें ये चाहिए कि सरकारी लेवल के ऊपर भी कि ऐसे पानी को स्ट्रीम या नदी नालों में जाने से पहले उनके साथ ट्रीटमेंट की जाए, उनको हार्मफुल से लेस हार्मफुल की तरफ मूवमेंट कराई जाए। उसके बाद जो लास्ट टॉपिक है आज का, डिसएडवांटेजेस ऑफ नेचुरल सब्सटेंसेस फाउंड इन वाटर। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके नुकसानात होते हैं अगर वो पानी में डिज़ोल्व हुई हुई। पहली जो लिखी है इसने डिज़ोल्व ऑक्सीजन। डिज़ोल्व ऑक्सीजन का इतना जो है वो नुकसान नहीं होता, पानी के अंदर जो मखलूक़ात रहती हैं उनके लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है जो वो पानी से डिज़ोल्व फॉर्म में ऑब्टेन कर रही होती हैं, इसका इतना नुकसान नहीं होता। मछलियाँ जो हैं या मेरीन लाइफ ऑक्सीजन कहाँ से हासिल करती हैं, वो पानी के अंदर जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन होती है उसी से हासिल करती हैं जो उनकी लाइफ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। उसके बाद मेटल कंपाउंड नुकसानदेह भी हो सकते हैं और फ़ायदेमंद भी हो सकते हैं। इसमें बहुत सारे हैं यहाँ पे जो लिखे गए हैं, आयरन हो सकता है, सोडियम हो सकता है, मैग्नीशियम, कार्बन, वट जो पानी के अंदर डिज़ोल्व हो सकते हैं, कैडमियम हो सकता है जो फैक्ट्रीज़ वगैरह से पानी के अंदर डिज़ोल्व हो के नदी नालों में जाता है। लेकिन ये जो मेटल्स हैं ये किसी हद तक फ़ायदेमंद, क्या ये ज़्यादातर क्या होंगे, नुकसानदेह होंगे। अगर ये पानी इंसान पीता है, जानवर यूज़ करते हैं या मछलियाँ यूज़ करती हैं तो वो एक्वेटिक लाइफ के साथ साथ इंसानों जानवरों के लिए भी नुकसानदेह है। जैसे जानवर जो हैं वो किसी नदी नाले से पानी पी रहे हैं तो वो जो डिज़ोल्व सॉलिड हैं वो नुकसानदेह हैं। जैसे सम ऑफ दीज मेटल आर नेसेसरी फॉर बायोलॉजिकल प्रोसेस, देयर एक्सेसिव कंसंट्रेशन कैन बी पॉइजनस फॉर एक्वेटिव ऑर्गेनिज्म एंड ह्यूमंस। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है प्लास्टिक। अगर हम पानी के अंदर प्लास्टिक ज़्यादा, जैसे शापर हैं, कुछ कंटेंट्स हैं पानी में जा रहे हैं, माइक्रो लेवल पे हैं या मैक्रो लेवल के हैं, दोनों सूरतों में वो एक्वेटिक लाइफ के साथ साथ जो इंसान है या जानवर हैं उनके लिए भी नुकसानदेह हो सकते हैं। प्लास्टिक वेट्स कैन पोल्यूट वाटर बॉडीज़, दिस इज़ अ सीरियस थ्रेट टू एक्वेटिक लाइफ एंड इकोसिस्टम। अगर डिज़ोल्व भी हो जाता है लेकिन उसके साथ साथ अगर शापर आप ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो नदी नाले जो है वो उबल पड़ते हैं, रास्ते उनके ब्लॉक हो जाते हैं, तो वो घरों तक गंदा पानी आ जाता है जो कि इंसानी आबादियों के लिए भी ख़तरे का बायस हो सकता है। उसके बाद वाटर वेस्ट। वाटर वेस्ट क्या हो सकता है, इंटर नेचुरल वाटर सप्लाईज। वाटर वेस्ट वाटर कैरीज पैथोजेंस, बैक्टीरिया, वायरसेस एंड अदर हार्मफुल सब्सटेंसेस। दीज पोल्यूटेंट पोज अ सीरियस थ्रेट टू ह्यूमन एंड एक्वेटिक लाइफ। जैसे हम हॉस्पिटल की बात की जाए या फैक्ट्रियों की बात की जाए, जो उनका वेस्ट वाटर होता है वो ज़्यादा ख़तरनाक होता है। उसके अंदर तरह तरह के जरासीम, तरह तरह के जो वायरसेस मौजूद होते हैं। तो ये क्या हो सकता है कि ज़रूरी नहीं है, इसके अलावा घरों में भी आप जो कोई मरीज़ बंदा है, नहाता धोता है या कोई तरह, उसके जर्म्स जो हैं वो क्या हो सकते हैं, थ्रू ड्रेन्स नदी नालों तक जा सकते हैं। अगर वहाँ पे कोई बंदा नहा रहा है, कुछ कर रहा है, तो ये क्या हो सकता है, एक्वेटिक लाइफ उनके लिए भी डिस्टर्बेंस का बायस हो सकते हैं। हार्मफुल माइक्रोब्स। अब नेक्स्ट है, नेचुरल वाटर सोर्सेज कैन कंटेन हार्मफुल माइक्रोब्स सच एज बैक्टीरिया। जो आप कुदरती ज़राए से, जैसे चश्मे का पानी है, कुएँ का पानी है, उसमें भी किसी हद तक ये माइक्रोब, जैसे बाज़ औक़ात हम कुएँ का पानी निकाल के टैंकियों में फिलअप कर देते हैं और फिर वहाँ से पीने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये क्या हो सकता है कि उसमें डिफरेंट माइक्रोब्स और बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज़म शामिल हो सकते हैं जो इंसान के लिए बीमारियों का बायस बन सकते हैं। और बीमारियां क्या हो सकती हैं, अगर आप गंदा पानी पीते हैं तो डायरिया, डायसेंट्री, कोलरा और स्टमक अपसेट्स हो सकते हैं। नाइट्रेट्स फ्रॉम फर्टिलाइज़र्स। अब फर्टिलाइज़र्स क्या होते हैं, जो हम खादें इस्तेमाल करते हैं खेती बाड़ी के लिए, तो उसमें नाइट्रेट्स क्या हो सकते हैं, थ्रू एग्रीकल्चर, रन ऑफ
पानी में जा सकते हैं। हाई कंसनट्रेशन ऑफ नाइट्रेट इन ड्रिंकिंग वाटर काज हेल्थ रिस्क स्पेशली फॉर यंग चिल्ड्रंस, के छोटे बच्चों के लिए जो नाइट्रेट हैं वो सेहत की ख़राबी का बायस बन सकते हैं। अच्छा, लास्ट पे है फास्फेट फ्राम फर्टिलाइजर एंड डिटर्जेंट्स, ये भी सेम है। और उसके बाद जो बेनिफिट्स हैं ये आपकी असाइनमेंट होगी। बेनिफिट्स ऑफ नेचुरल सब्सटेंसेस फाउंड इन वाटर, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इंसानों के साथ साथ जानवरों, पौधों और एक्वेटिक लाइफ के लिए अच्छे हैं। वो कौन कौन से हैं? डिज़ोल्व ऑक्सीजन है और एसेंशियल मिनरल्स हैं। ये अगर हमारे पानी के अंदर शामिल ना हों तो क्या होगा कि हमारी सेहत उस तरह से नहीं होगी कि हम पानी तो पी रहे हैं, उसके लिए जो हमें ग़िज़ाइयत चाहिए, जो मिनरल चाहिए वो हमें नहीं मिल रहे हैं। अगर मिलेंगे तो वो क्या होगा? बेनिफिट्स ऑफ नेचुरल सब्सटेंसेस फाउंड इन वाटर। तो ये आपकी असाइनमेंट होगी, इसको मैं इतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। तो आज इसके साथ क्वेश्चन क्या होगा कि आप एक्सप्लेन द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ नेचुरल सोर्सेज ऑफ वाटर, कि कुदरती ज़राए से हासिल होने वाले पानी के फ़ायदे और नुकसानात क्या हो सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ें इसमें जो मौजूद हैं वो हमें फ़ायदा देंगी और कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमें नुकसान दे सकती हैं। तो आज के लेक्चर में हमने वाटर को स्टार्ट किया और इसका कुछ आज इंट्रोडक्शन पढ़ा, जिसमें हमने वाटर सोर्सेज के बारे में पढ़ा कि आपके घरों तक पानी किन ज़राए से आता है। उसके बाद कुछ एक्टिविटीज़ हमने सीखी, जिसमें हमने पहली एक्टिविटी कापर सल्फेट की सीखी, जिससे हमने ये सीखा कि कापर सल्फेट को यूज़ करके हम पानी की मौजूदगी का पता लगा सकते हैं। उसके बाद पानी की इम्प्योरिटी थ्रू मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट सीखी। और उसके बाद जो थी सॉल्वेंट, वाटर एज अ सॉल्वेंट को पढ़ा कि पानी जो है वो बहुत सारी चीज़ों को अपने अंदर हल कर सकता है। और लास्ट पे जो कुदरती ज़राए से हासिल होने वाला पानी था उसके फ़ायदे और नुकसानात क्या हो सकते हैं। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। होप्स हो कि आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे अगले SLOs, जो ट्रीटमेंट ऑफ डोमेस्टिक वाटर सप्लाई है, कि घर से पानी जो निकलता है उसको हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं। अभी मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, नए लेक्चर के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।